आपको प्रोत्साहित करते हैं अपनी सेवाओं को लेने के लिए, जबकि आपका अपना चैनल द एनजीओ गुरु आपको प्रोत्साहित करता है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट, किसी भी थर्ड मीडियम की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी ग्रांट प्रपोजल खुद लिख सकते हैं, आप अपने ग्रांट्स खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी फंडिंग एजेंसी को खुद कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी संस्था की ज़रूरतों के लिए। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हमारी ओर से दी जा रही जानकारी आपके लिए बेहतर है तो यकीन मानिए कि कुछ लोगों के लिए ये जानकारियां जहर का भी काम कर रही हैं, जो शायद किसी न किसी रूप में कंसल्टेंट के रूप में आपको ठगने के लिए बैठे हुए थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये जानकारियां बहुत सारी एनजीओ तक पहुंच सकें। आप तक पहुंच गई, शायद आप लकी हैं, लेकिन आप जैसे और भी बहुत सारे हमारे संस्था संचालक, हमारे और बहुत सारे भाई बहन हैं जिन तक ये जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं। याद रखिएगा, एक संस्था संचालक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम समाज की सेवा करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर वो व्यक्ति जिसकी हम सहायता करना चाहते हैं या हम जिसकी सहायता करने की इच्छा रखते हैं, अगर वो भी एक संस्था संचालक है, तो हमारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। हमारा प्रयास रहे कि क्यों भले ही वो सामने वाला व्यक्ति भी संस्था संचालक क्यों ना हो, हमारा फर्ज बनता है एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में कि हम उसकी भी हेल्प करें। और अगर आप अपने उत्तरदायित्व के प्रति संवेदनशील हैं तो यकीन मानिए कि द एनजीओ गुरु चैनल पर पब्लिश होने वाली सभी वीडियोस को आपको खुद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। याद रखिएगा, आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से अगर किसी एनजीओ, किसी संस्था संचालक का भला होता है तो ये भी एक पुण्य कर्म है, जिसका फल, जिसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन रूप से मिलेगा। मेरा यकीन मानिए, जितने भी हमारे संस्था संचालक हमें 3 साल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को, द एनजीओ गुरु चैनल को फॉलोअप करते आ रहे हैं, उन्हें पता है, इस बात को बखूबी रूप से वो संज्ञान में हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो एक अच्छा कर्म मैं आप सभी लोगों से ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि सभी जानकारियों को जो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल होती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ तक हमें भेजना है। उसके लिए आप हमारे चैनल के लिंक को आपके फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो के लिंक को जो है आपके व्हाट्सअप स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, आपके व्हाट्सअप में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आप अगर अच्छी जानकारी लोगों को बांटेंगे, अगर किसी संस्था का आपके द्वारा दी गई जानकारी से भला हो जाता है, उदाहरण हो जाता है, तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं उसकी दुआओं का असर मुझे कम मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके माध्यम से वो जानकारी उस संस्था तक पहुंची है। चलिए, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद जो जानकारी आप तक लेके आती है, कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से, जिसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता। आप चाहें कि आपको टेक्निकल हेल्प हमारी टेक्निकल टीम से मिले, कभी किसी प्रोजेक्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, और आप चाहते हैं कि हमारी टेक्निकल टीम आपको ऑनलाइन हेल्प करे, तो उसके लिए आप चैनल पर उपलब्ध इस ज्वाइन बटन को प्रेस करके हमारी चैनल की या यूट्यूब की जो है मेंबरशिप, कम्युनिटी मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी टेक्निकल टीम के साधुवाद के पात्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज हम बात करने वाले हैं जिस ग्रांट के लिए, उस ग्रांट का नाम है CSR एप्लीकेशन है। याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे हमारे भाई मित्र हमारे ऐसे हैं जो डायरेक्टली कहते हैं सर हमारे पास अभी 12 ATG नहीं है, ग्रांट लगवा दीजिए। याद रखिएगा सर कि CSR फंड अगर आपको लेना है, कोई भी CSR ग्रांट अप्लाई अगर आपको करनी है, ध्यान रखिएगा फंड कई तरीक़ों से मिलता है। अगर आपको वो फंड जो है सामान के रूप में मिल रहा है तो वहाँ पर आपको जो है ATG की आवश्यकता भले ही ना हो, लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्लीट प्रपोजल की, एक ग्रांट एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर 12 ATG आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो प्लीज़ ATG और CSR 01 अगर आपके पास अभी नहीं है तो उसको करवा लीजिए, और उसके बिहाफ पर ही जो है आप उसके बाद जो है ग्रांट एप्लीकेशन कर सकेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं CSR ग्रांट एप्लीकेशन की, और किसके लिए वो भी हम बिल्कुल करेंगे कि ये आपको जो है सबमिट करनी है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड यानी कि IGL को।
तो IGL भवन, प्लॉट नंबर 4, कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 9, RK पुरम, न्यू दिल्ली, इनका कंप्लीट एड्रेस दिया गया है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो है मेंशन किया गया csr@igl.co.in। तो प्रपोजल का एक फॉर्मेट बकायदा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बना के दिया गया है। ये प्रपोजल का जो फॉर्मेट है, ये सैंपल है। आप हमसे हमारे चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करके या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं डायरेक्टली हमें जो है 9991997003 पर जो है मैसेज करके आप हमसे ये प्रपोजल, ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, हमसे डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जी, इस एप्लीकेशन के अंदर है क्या, जान लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमसे पूछा गया प्रोजेक्ट टाइटल फॉर विच फंडिंग इज सॉट। आपको किस प्रपोजल के लिए फंडिंग की आवश्यकता है, उस प्रोजेक्ट का आपको जो है यहाँ पर टाइटल डालना है। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं अप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था का नाम यहाँ पर आपको फाइल करना है। थर्ड, रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी, फाउंडेशन, ट्रस्ट या अदर्स। तो आपकी संस्था सोसाइटी एक्ट में है, ट्रस्ट एक्ट में है, सेक्शन 8 एक्ट में है, किस में रजिस्टर्ड है, तो वो आपको जो है यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है। फोर्थ पॉइंट है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी संस्था किस साल रजिस्टर्ड हुई है, तो वो यहाँ पर आपको जो है फाइल कर देना है। यहाँ पर आपको पांचवी जानकारी पूछी गई है कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है आपका, वो आपको फाइल कर देना है। देन आफ्टर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, याद रखिएगा बहुत सारी संस्थाओं का रजिस्टर्ड एड्रेस अलग होता है और हेड ऑफिस यानी कि जो RO होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि जिस पते पर आपसे कम्युनिकेट किया जा सके वो पता आपको यहाँ पर जो है डाल देना है। चलिए जी, फोन नंबर पूछा गया है, ईमेल आईडी पूछी गई है। कोशिश कीजिएगा संस्था का जो आपका मेन नंबर हो वो आप यहाँ पर डालें, और जो संस्था का ईमेल एड्रेस है वो अगर आप प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन रहता है और प्रभावशाली रहता है। वेबसाइट इफ एनी, यदि आपके पास वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पर जो है शेयर कर देना। अगर आपकी संस्था के पास वेबसाइट नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव जो है प्राइजेज में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप बहुत सारे कंसल्टेंट अवेलेबल है, बहुत सारे डेवलपर्स अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से भी आप ये सुविधाएं, हमारी टीम से आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पैन नंबर ऑफ द अप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संस्था का जो है पैन नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना है। डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज सिग्नेचरी, ऑथराइज सिग्नेचरी जो आपकी संस्था के रहे हैं उनका नेम, डेजिनेशन, पैन नंबर, आधार नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ में आपने क्या दिया है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देनी है। अब याद रखिएगा यहाँ पर जैसे पूछा गया आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी आप लगा रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसका आपको जो है एक कॉपी इसके साथ में इनक्लोज करनी होगी। चलिए जी, डिटेल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन की। इफ डिफरेंट देन द ऑथराइज सिग्नेचरी, अगर ऑथराइज सिग्नेचरी से अलग आपका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है, कई बार क्या होता है कि संस्थाएं अपने लिए जो है कंसल्टेंट हायर करती हैं, तो वहाँ पर अगर आपकी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऑथराइज सिग्नेचरी नहीं है, आपकी संस्था का कंसल्टेंट के रूप में आपने किसी को अपॉइंट किया हुआ, ऑथराइज किया हुआ, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए जी, उसके लिए आपको डालना क्या है, उसका नाम, डेजिनेशन और उसका ID प्रूफ। चलिए जी, पॉइंट नंबर 13, फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन। जिस कॉन्टैक्ट पर्सन को आपने यहाँ पर इंडिकेट किया है उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी संस्था के प्रति, वो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर देना है कि भाई वो स्पेशली सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए आपको उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी भी जानकारी के लिए, या HR एडमिन या संस्था की जो वर्किंग प्रोफाइल है उसकी जानकारी भी उस व्यक्ति से मिल सकती है या नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो आपको मेंशन कर देनी है। चलिए जी, 14th हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस लीगल स्टेटस। संस्था का लीगल स्टेटस क्या है, यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और किस एक्ट के अंदर आपकी संस्था रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। चलिए जी, एक्टिव है कि नहीं है ये चीज़ आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन करेंगे, इन एक्टिव स्टेटस और इनएक्टिव स्टेटस। चलिए जी, पॉइंट पेज नंबर हम जो है अब 3rd पर चल रहे हैं। तीसरा पेज क्या कहता है, 15th नंबर पॉइंट पर है, हमें पूछा गया है कि आपका 12वें नंबर क्या है या नहीं है। ATG नंबर क्या है 16th पर। 17th पॉइंट पर हमसे पूछा गया कि हमारा CSR 01 रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, अगर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और डेट क्या है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर इंक्लोज करनी है। ध्यान रखिएगा, हमने पहले ही आपको बताया है 1 अप्रैल 2021, पिछले वर्ष, याद रखिएगा पिछले साल 1 अप्रैल 2021 से CSR 01 किसी भी प्रकार की CSR ग्रांट लेने के लिए जो है मैंडेटरी कर दिया गया था। तो अगर अभी तक आपने अपनी संस्था का CSR 01 नहीं बनवाया है तो प्लीज़ इसको समय रहते बनवा लीजिएगा। चलिए जी, बात करते हैं पॉइंट नंबर 18, प्रोजेक्ट लोकेशन। आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहेगी ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देना है। टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप किस टारगेट को, किस ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, किस कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 19 में मेंशन कर देना है। पॉइंट नंबर 20, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आपकी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या रहेगा, यानी कि कितने समय का प्रोजेक्ट है आपका, तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। 21 यानी कि 21वां पॉइंट जो है आपका, उसमें पूछा गया आपके प्रोजेक्ट का बजट।
INR यानी कि इंडियन रुपीज़ में आपको अपने प्रोजेक्ट का बजट सबमिट कर देना है। चलिए जी, 22 CSR फंडिंग रिक्वेस्ट, यानी कि टोटल जो बजट है आपका, उसके बाद आपको CSR फंडिंग एजेंसी से रिक्वेस्ट कितने रुपए की लगानी है। ध्यान रखिएगा, टोटल प्रोजेक्ट बजट हमेशा जो है ज़्यादा होना चाहिए CSR फंडिंग रिक्वेस्ट से। यानी कि अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है तो आप CSR फंडिंग एजेंसी से जो है 1 लाख से कम की रिक्वेस्ट करें। यानी कि कुछ अंशदान आपका अपना भी होना चाहिए, कुछ अपने प्रयास भी आपके होने चाहिए उस प्रोजेक्ट के प्रति। चलिए जी, 23 एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप संस्था के बारे में डालना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डालना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप जो है बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम पॉइंट बी की ओर। पॉइंट बी के अंदर हमसे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं, जैसे हमारे पॉइंट नंबर 1 पे हमसे पूछा गया ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन विद रीजन फॉर सेलेक्टिंग द एरिया, यानी कि उस ज्योग्राफिकल एरिया, उस एरिया में जहां पर अभी प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन आपसे पूछी गई और वो पर्टिकुलर जो है आपसे रीजन पूछा गया कि आपने वही एरिया सेलेक्ट क्यों किया। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन। तो ये यहाँ पर आपको जो है फाइल करना है। डिटेल्स ऑफ द टारगेट बेनिफिशरीज, टारगेट बेनिफिशरीज क्या है, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, इंक्लूडिंग नंबर्स ऑफ द बेनिफिशरीज, अगर आपके पास नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, और बैकग्राउंड, और उनका क्या बैकग्राउंड था। मेंशन एनेक्शर इफ एनी, अलग से अगर आप कोई एनेक्शर मेंशन करना चाहें, यानी कि देखिए कई बार क्या होता है हम बेनिफिशरीज की लिस्ट शेयर कर देते हैं, तो लिस्ट अगर आप अलग से लगाना चाहें तो उस एनेक्शर को आप जो है साथ में अटैच कर सकते हैं। चलिए जी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी, यानी कि प्रोजेक्ट आपका कैसे एग्जीक्यूट होगा उसकी मेथोडोलॉजी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, अलोंग विद माइलस्टोन, यानी कि जो भी आपकी टाइमलाइंस हैं, बेस्ड टाइमलाइंस हैं कि भाई यहाँ तक इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इतने समय में इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो सारी माइलस्टोन्स हैं या मेथोडोलॉजी जो है आपकी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। अब हम पेज नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, चलिए पहुँचते हैं अब पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 में क्या रहेगा, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट की एस्टिमेशंस क्या रहेंगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर कितना अमाउंट आप एस्टिमेटेड रहेगा आपके प्रोजेक्ट का, 23-24 में कितना रहेगा, 24-25 में कितना रहेगा। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी CSR एजेंसी 3 साल से ज़्यादा आपको जो है फंड लगातार प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो यहाँ पर IGL ने क्या किया है, आपसे लगातार 3 साल का विवरण मांगा है, तो यानी कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो लगातार 3 साल तक के लिए आपको IGL जो है सपोर्ट कर सकता है, अगर आपका प्रोजेक्ट इफेक्टिव है और आपकी एप्लीकेशन इफेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, अनइफेक्टिव एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस फंडिंग एजेंसी की नज़र में अपनी वैल्यू को भी गिरा देते हैं। तो इसलिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, आपकी सारी जानकारियां जो हैं बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, और आपका जो एप्लीकेशन है वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से की गई हो, इस चीज़ का आपको बखूबी रूप से ध्यान रखना है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल आएगी, और CSR फंडिंग शॉर्ट फ्रॉम IGL क्या रहेगा वो यहाँ पर जो है आपको टोटल डाल देना है। चलिए जी, अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या अटैच करना है। देखिए इसके लिए बिल्कुल इन्होंने लिस्ट बना के दी हुई है हमें कि साइंड, यानी कि आपके द्वारा साइन किए गए, स्टैम्प किए गए और वेरीफाइड कॉपीज चाहिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की, जो कि IGL को इस एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करके अपने प्रपोजल के साथ देनी है। क्या क्या, CSR 1 सर्टिफिकेशन, यानी कि CSR 01 सर्टिफिकेशन आपका, संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, चाहे वो सोसाइटी हो, फाउंडेशन या ट्रस्ट हो, आपकी ट्रस्ट डीड या MOA, ठीक है जी, आपके लिस्ट ऑफ बोर्ड मेंबर्स, यानी कि संस्था के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और पैन नंबर्स के साथ आपको जो है वहाँ पर अपनी पूरी डिटेल देनी है। डिटेल ऑफ बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज की आपको डिटेल्स इनक्लोज करनी है। एनुअल रिपोर्ट आपकी 3 फाइनेंशियल ईयर्स की आपको जो है अटैच कर देनी है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ IT रिटर्न्स, आपकी 3 साल के जो लास्ट IT रिटर्न्स हैं वो भी आपको एक्नॉलेजमेंट सभी साथ में एनक्लोज कर देने। देन आफ्टर आपकी ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ 3 साल के आपको जो है यहाँ पर सबमिट कर देने। इनकम टैक्स एग्जेप्शन सर्टिफिकेट, जैसे कि आपके 80G हुआ, 12 हुआ, अगर आपके पास 35AC वगैरह भी है तो वो भी आपको जो है यहाँ पर विद वैलिडिटी जो है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन के साथ आपको जो है सबमिट कर देना है। चलिए जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12A एंड 80G, तो आपका जो 12A 80G का सर्टिफिकेशन है वो इसी कॉलम में आ ही गया आपका अपने पास। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स, संस्था की आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है इंक्लोज करनी है, और साथ के साथ आपको एक कैंसिल चेक भी इसमें इंक्लोज कर देना है। चलिए जी, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता बिल्कुल पड़ सकती है। इफ नॉट रजिस्टर्ड विद GST, तो अगर आपकी संस्था GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर सेम विद रीजन ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, आपको इसका रीजन भी डालना है कि आपकी संस्था ने GST में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया है, तो वो आपको जो है अपने CA से सर्टिफाइड करवा के एक
रीजन का जो डिक्लेरेशन लेटर है वो आपको साथ में लगा देना। ध्यान रखिएगा, काफ़ी जगह जो है संस्थाएं एलिजिबल नहीं होती हैं जीएसटी के लिए। जीएसटी के लिए हम तब रिक्वायर्ड हैं, तब हम एलिजिबल हैं जब हमें किसी सामान की खरीद फरोख्त करनी पड़े अपने किसी प्रोजेक्ट में। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर किसी चीज़ की खरीद फरोख्त आपको करनी पड़ सकती है तो आपको जीएसटी ले लेना चाहिए उसके लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप अपने सीए से डिक्लेरेशन लिखवा सकते हैं कि अभी हमारे पास नहीं है, जिसका कारण आप बता सकते हैं कि भाई वी आर एग्जेम्प्टेड अंदर, आप जो है टैक्स के अंदर जो है, जो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एक्ट है उनके अंदर आप जो है टैक्स एग्जेम्पशन में है 1280 के अंतर्गत। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है भविष्य में तो आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो टाइम फ्रेम भी आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना पड़ सकता है कि भाई इतने समय में आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेशन भी प्रोड्यूस कर देंगे इन केस ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिटेल हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 13 पॉइंट क्या कहता है? डिटेल्स ऑफ मेजर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। पिछले 3 सालों में आपने जो मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रखे हों उनकी आपको जो है एक डिटेल जो है लगानी है विद प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स। याद रखिएगा, जब भी आप किसी संस्था के साथ, किसी एजेंसी के साथ कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो वहां से आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूर लेना होता है फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर आपको जो है अटैच कर देना है। प्लीज प्रोवाइड इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द सेम। आपके जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, हर एक प्रोजेक्ट की एक पर्टिकुलर जो है इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है कि आपके उस प्रोजेक्ट से, आपके उस कार्य से, आपके उस जो है वर्किंग से क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी के ऊपर। तो वो आपका इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपको हमेशा जो है संलग्न करनी होती है, जो कि आपके प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। चलिए जी, 14 पॉइंट, प्रपोजल सेल आल्सो कैरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो प्रपोजल है उसके अंदर संस्था का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, संस्था का एक्सपीरियंस उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, एंड सोर्स ऑफ फंडिंग और अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग जो आपकी संस्था के हैं वो भी वहां पर आपके प्रोफाइल में मेंशन होनी चाहिए, आपके प्रपोजल में मेंशन होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं 15 पॉइंट की। Each page of the proposal and annexure shall be stamped with organization seal and countersigned by the authorized signature of the applicant organization। यानी कि आपके प्रपोजल और एनेक्चर के सभी पेजेस को आपको सील और स्टैम्प कर देना है आपके ऑथराइज सिग्नेचरी के माध्यम से। और ये सभी जो है आपको जानकारियां एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पर देखिए, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। यहाँ पर आपके ऑथराइज सिग्नेचरी के साइन भी हो जाएंगे, नेम, डेजिग्नेशन, कंप्लीट एड्रेस उनका लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी गई हैं कि विद इन 10 days ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू ईमेल ए हार्ड कॉपी शैल बी सबमिटेड कंटेनिंग सिग्नेचर्स, सील्स एंड स्टैम्प एटसेट्रा इन ओरिजिनल। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है आपने जो तैयार की है ये आपको मेल के माध्यम से भी भेजनी है। मेल आपको ऊपर पहले पेज पे बता दिया गया था, तो वो आपको मेल के माध्यम से भी भेजनी है और 10 दिनों के अंदर हार्ड कॉपी भी आपकी जो है सबमिट हो जानी चाहिए। ऑल रिक्विसाइड परमिशंस एंड अप्रूवल्स फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द proposing organization, ensuring all signatories, obligations and compliances। तो आपके जो रिक्विसाइड परमिशंस हैं और अप्रूवल्स हैं अगर किसी प्रोजेक्ट के रहते कि ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए हमें पर्टिकुलर परमिशंस की आवश्यकता होती है, अप्रूवल्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपकी संस्था जो है यहाँ पर बाउंडेड है उन चीज़ों के लिए, वो आपको समय रहते ले लेने हैं। देयर इज नो डेडलाइन ऑन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी डेडलाइन नहीं है इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की, यानी कि थ्रू आउट द ईयर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। द फॉर्मेट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी टेम्पर्ड विद। यानी कि ये जो फॉर्मेट है ये ओरिजिनल फॉर्मेट ही चलेगा, आप इसको टेम्पर करने का प्रयास मत कीजिएगा। आप ये नहीं कि यहाँ पर मेरी ये चीज़ भरने में नहीं आ रही है, इसको चीज़ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है, तो इसकी टेम्परिंग अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि ये जो गाइडलाइंस मैं आपको शो कर रहा हूँ ये आपको ओरिजिनल ही यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आप हमारी चैनल कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप राष्ट्रीय जो महासंघ से संबद्ध हैं तो भी आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे गाइडलाइंस ले सकते हैं। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन डजंट अमाउंट टू एक्सेप्ट ऑफ द प्रपोजल। याद रखिएगा, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन है इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल। द प्रपोजल इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपके प्रपोजल को जो है सबमिशन में लेती है, रिजेक्शन में डालती है, ये उनके राइट्स के अंदर रिजर्व है। अगर आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हैं तो दिए गए
ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबरों पर भी जो है आप IGL से कांटेक्ट संबंधित प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बेवजह आप किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को परेशान ना करें। तो याद रखिए ये बहुत ही बेहतरीन ग्रांट होने वाली है आपके लिए। तो दिसंबर का समय आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट है, और ऐसे में ये ग्रांट एप्लीकेशंस जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बाकी समझदार लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।